Hello everyone, welcome to our channel Roshan Star Study Point. I am Isha here going to start your 12th class Flamingo chapter Lost Spring, which is written by Anis Jung. So in the last video we have discussed about our first lesson, which was the last lesson, named as last lesson, and today we will start our next lesson, which is named as Lost Spring and written by Anis Jung. So as you can see here कि ये जो चैप्टर है एनिस जंग के द्वारा, ये जो राइटर है ना, इन्होंने किस पे बनाया है। आई मीन वी ऑल नो कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। लॉस्ट मतलब खोना, स्प्रिंग मतलब वो जो खुशी होती है, क्योंकि स्प्रिंग एक मतलब मौसम होता है, हमारा सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न जो आपने सुना भी होगा। और वो जो स्प्रिंग का सीज़न होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें स्प्रिंग का सीज़न। ठीक है, हम सबको पता है कि इस टाइम कैसे पेड़ से थोड़े से पत्ते गिरते हैं, फूल आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो लगता है मौसम। और ऐसा मौसम हमारे जीवन में कब आता है, तो वो होता है हमारा बचपन। तो हम सबको पता है कि हमारा जो बचपन होता है उसमें हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है और हमें कोई कहने वाला भी नहीं होता है। हम हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और पढ़ाई करके सो जाते हैं, बस हमारा इतना ही काम होता है, कोई टेंशन नहीं होती हमारी लाइफ में। बट हैव वी एवर थिंक्ड अबाउट अदर चिल्ड्रंस हु नेवर सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई मीन ऐसे भी दुनिया में बच्चे हैं जिन्हें कभी ऐसा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग नहीं मिली है जहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो कि येस दे आर इन अ स्टेज ऑफ देयर स्प्रिंग। आई मीन उनका भी ऐसा एज टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर वो अपने बचपन को एंजॉय कर सकते हैं। उनका बचपन कहीं खो सा गया। सो आप पहले लाइन में यहाँ पे देख भी सकते हो कि एनिस जंग का अगर हम देखें कि क्या है चैप्टर में, तो हियर इज रिटन दैट एनिस जंग, अ फेमस स्टोरी राइटर, अटर्स destitution of rag pickers of Simapuri and bangle maker of Firozabad. It sensitized the reader to step forward to save the spring, that means childhood, of a beautiful human life, so that many children would be able to avail the opportunity to realize their dream. तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो एनिस जंग है, जो एक राइटर है, उन्होंने क्या लिखा है कि एक दो स्टोरी इन्होंने बताई है। बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे भी दो पार्ट में है स्टोरी। जो एक पार्ट है वो एक अलग बच्चे की है और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे कंडीशन की बताई है। बट दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन दिखती है और वो क्या है कि उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड जो है वो खो रहा है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग वर्ड का यूज़ किया गया है ना, ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है जो चाइल्डहुड के लिए है, यानी कि एक उससे कंपेयर करके बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ह्यूमन लाइफ का एक ब्यूटीफुल स्टेज होता है, दैट इज़ चाइल्डहुड, वो किस तरह से आजकल के ज़माने में कुछ बच्चों के पास नहीं होता। जिनके पास होता है वो तो इसकी कदर करते नहीं हैं, उनकी वैल्यूज़ भूल जाते हैं। पर जिनके पास नहीं होता है ना, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। सो दो स्टोरी है, तो हम ये बात कर लेते हैं कि दो स्टोरी में क्या है। कैरेक्टर देखें हम, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं। पहला तो है साहिब आलम, जो हमारा सीमापुरी में रहता है, और दूसरा कैरेक्टर जो है वो है मुकेश, जो फिरोजाबाद में रहता है। तो जो साहिब आलम जहाँ रहता है सीमापुरी रैग पिकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेशन करके आए हुए लोग रहते हैं। और वो माइग्रेशन बांग्लादेश से हुआ था, बांग्लादेश ढाका में 1971 के टाइम हुआ था। यू नो दैट 1971 में एक चीज़ तो मेनली हुई थी जो सबको याद होती है, वो हुआ था बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी कि 1971 में ही बांग्लादेश बना था, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो उस टाइम वो भी हुआ था, प्लस वहाँ पे इतनी जो बाढ़ की कंडीशंस वगैरह होती थी ना, उससे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहती थी। इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ से हटकर एक नए जीवन की तलाश में कहाँ गए थे, दिल्ली जैसे शहर में आ गए थे। जो बेसिकली आपको पता है बहुत ही क्राउडेड प्लेस है दिल्ली और मुंबई की बात करते हैं हम, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल ऑफ इंडिया है, तो इसीलिए बहुत क्राउडेड होता है, यहाँ बहुत रश होता है। तो यहाँ पर जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आए थे, उनको यहाँ पर फोर्स किसी ने नहीं किया था, बट फिर भी उनके पास कोई काम नहीं था, तो वो रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं। जो खासकर हम सीमापुरी की बात करेंगे, सीमापुरी मेनली फेमस इसी चीज़ के लिए कि वहाँ पर रैग पिकर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। कम से कम 10,000 ऐसी फैमिली वहाँ पर मिलेंगी आपको। और जब हम फिरोजाबाद की बात करते हैं, तो वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है अपने अगर दिल्ली की तो बात करते हैं स्पेशली बैंगल मेकिंग के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा हब भी कहा जाता है ग्लास मेकिंग का, क्योंकि वो ग्लास इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो पूरा हब भी कह सकते हैं हम, वहाँ पे बहुत है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन से, यानी उनके पूर्वज भी वही काम करते आ रहे हैं और उनके वंशज भी यही काम कर रहे हैं। तो वो सब बैंगल बनाने का ही काम करते हैं, उसके अलावा कोई प्रोफेशन चूज़ नहीं करते
होते हैं, बट वहाँ के बच्चों के मन में क्या भावनाएं होती है, उनका बचपन किस तरह से बीतता है, उसके बारे में यहाँ पे जो हमारी एन.एस. जंग राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरीज़ हैं दोनों जो दिखाई गई हैं और हार्ट टचिंग है, एंड यू विल लाइक इट, आई एम श्योर। और इसको बनाने के बाद मैं आपको एक अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगी जो मैंने खुद फील किया है, ताकि यू कैन रिलेट कि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि इमेजिनेटिंग है, बट ये आप भी देख सकते हो ऐसी यूजुअल डेज़ में भी। तो अगर हम पहले स्टोरी की बात करते हैं, जो है हमारा साहिब आलम का जो हमारा है कैरेक्टर साहिब आलम, तो साहिब आलम का यहाँ पे मतलब दे रखा है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड का भगवान वो है, ईश्वर है, और उसके नाम से बिल्कुल अलग विपरीत होकर जो साहिब आलम जो एक बच्चा है वो उसका जीवन है। अब उसका जीवन कैसे जी रहा है हम वो देखते हैं कि एक दिन क्या होता है, राइटर ऐसी जा रही होती है, सीमापुरी के ही पास उनका फ्लैट होता होगा, कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहते हैं जो रैग पिकिंग करते हैं, बल्कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसे घर भी हैं, फ्लैट्स वगैरह। अगर आप जाओगे तो ये दिल्ली के बॉर्डर साइड में ही पड़ता है, यानी आप शहादरा जब जाते हो ऑन द वे आपको दिखेगा सीमापुरी, उससे पहले ही आता है। तो हम कह सकते हैं दिल्ली से बिल्कुल आउट होके ये सीमापुरी आता है, बट फिर भी हम इसे दिल्ली के अंदर ही मानते हैं। तो सीमापुरी में क्या है कि वही जब वो राइटर रहती है हमारी एन.एस. जंग, तो एक दिन वो ऐसे जाती है और वो देखती है बहुत सारे बच्चों को जो कूड़े बिनते हैं, और वो उसके पड़ोस में ही है, तो हमेशा ही ऐसे बच्चों को देखती थी। तो उनसे पूछती है, उसमें से एक साहिब होता है, तो उससे बोलती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मेरे पास और कोई काम करने को नहीं है, तो मैं इसीलिए कूड़े बिनने का काम करता हूँ। तो कहती है क्यों, तुम स्कूल नहीं जा सकते। कह रहे कि मेरे घर के आसपास कहीं स्कूल नहीं है, जिस दिन वो स्कूल बनेगा मैं पढ़ने चला जाऊँगा। श्योरिटी से वो बोलता है कि हाँ, बहुत खुश हो जाता है जब स्कूल के बारे में सुनता है। तो राइटर मजाक मजाक में बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊँगी तो तुम पढ़ने के लिए आओगे क्या वहाँ पे। तो साहिब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, बच्चों को जो खासकर जो स्कूल ना गए हों, अब हम लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत बोर हो जाते हैं कि क्या स्कूल जाना पड़ रहा है, बट जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको बहुत फैसिनेटिंग लगता है। कुछ कुछ बच्चों को आपने देखा भी होगा, जब फर्स्ट डे होता है बहुत एक्साइटेड होते हैं। आई फील सभी एक्साइटेड होते हैं, हालांकि थोड़ा सा डर तो होता ही, सबके अंदर नर्वसनेस होती है। तो साहिब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके वाले बनाए हुए स्कूल में ज़रूर पढ़ने के लिए आऊँगा। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो बहुत ज़्यादा वंडर करती है कि ये लोग जो बच्चे हैं ये रोज़ सुबह सुबह निकलते हैं, और इनको देख के ऐसा फील होता है ना जैसे कि जो चिड़िया आपने भी देखी होगी, जो सुबह सुबह क्या होती है, निकल जाती है उगते हुए सूरज के साथ, लेकिन जैसे ही शाम होती है सब गायब हो जाती है अपना खाना वाना लेके। वैसे ही रैग पिकर्स जो हैं, खासकर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह सुबह होते ही क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि आर्मी की मार्च निकल रही हो, क्योंकि ये सारे जो बच्चे थे वो लोग सुबह सुबह ही जाते थे कूड़ा बीनने के लिए, और ये नंगे पाँव होते थे सारे के सारे, किसी के पास भी चप्पल नहीं था, तो नंगे पाँव ये लोग सुबह सुबह मार्च करते हैं। ऐसा फील हो रहा है राइटर को कि मार्च करते हुए वो निकल जाते हैं, और जैसी शाम होती है वो अपने घर के लिए गायब हो जाते हैं। तो वो ऐसा सोचती रहती है। फिर क्या होता है, बहुत दिन हो जाता है, तो राइटर को दोबारा साहिब मिलता है, और वो राइटर से बोलता है कि आपका स्कूल बनके तैयार हो गया क्या। तो अब वो तो बच्चा था, इनोसेंट था, उसकी इनोसेंसी को जब वो देखती है राइटर, तो उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, बुरा लगता है कि मैंने तो मजाक किया था बट इसने सीरियसली ले लिया। अब सीरियस तो ले लिया, लेकिन अब वो क्या कहे इस पर, तो इसीलिए वो कहती है स्कूल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो चप्पल के बारे में पूछती है। तो उन 3 बच्चों के अलग अलग रिप्लाई आते हैं। एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी तो शेल्फ से चप्पल निकालती नहीं है, मतलब चप्पल है उसके घर में लेकिन मम्मी निकाल के नहीं देखती है। दूसरा रीज़न जो देता है, दूसरा बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी अगर चप्पल निकाल भी देती ना तो उसे फेंक देती है, पहनने ही नहीं देती है। और तीसरा कहता है मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं चप्पल को अफोर्ड कर सकूं। तो इन तीनों चीज़ जो रीज़न्स बताए हैं, इन्होंने एक्सक्यूज़ देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक लाइन भी बोली जाती है, दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे आ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो जब हम गरीब होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं देने के लिए कि हम गरीब किस लिए हैं, बट एक्चुअल में रीज़न कुछ और होता है।
तो ये एक्सक्यूज़ एक तरह से, और ये इंपॉर्टेंट लाइन भी, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। तो यहाँ पे पहले का मतलब हम ये समझ सकते हैं जिसने कहा कि जो मम्मी है वो शेल्फ पे चप्पल रख देती है, क्योंकि अब आप सोचो कि ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके पास बड़ी मुश्किल से चप्पल आए हैं, अगर वो अपने बच्चों को दे दे और वो खो दे, तोड़ दे, तो पहनने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए उनकी मम्मी कहीं कभी जाना हो इसलिए संभाल के उसे रखी रहती है, कभी देती नहीं है। अगर दूसरे रीज़न को हम देखें जहाँ पे उसने कहा था उसकी मम्मी चप्पल फेंक देती है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो रैक पिकर्स होते हैं, हमें यूजुअली आदत होती है उनके फटे हुए कपड़े होंगे, पैरों में चप्पल नहीं होगा और ऐसे ही नंगे पाँव घूम रहे होंगे। तो इसीलिए उसकी मम्मी कहती है अगर तुम चप्पल पहन लोगे तो रैक पिकर लगोगी नहीं, और रैक पिकर नहीं लगोगी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए वो चप्पल फेंक देती है कि हमारा जो प्रोफेशन है, यानी कि वो अपने आप को ऐसा प्रोफेशन के रूप में दिखा रही है कि वी आर रैक पिकर, तो इसलिए वो चप्पल फेंक देती है। और अगर हम तीसरे रीज़न की तरफ देखें जहाँ पर हमें दिखता है कि वो कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये हमें उनकी गरीबी दिखाती है कि जो लोगों के सर पे छत नहीं है, जो एक चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी कितना मुश्किल काम होता है। तो ये इमेंस जो पावर्टी है ना, उसका एक उदाहरण हमारे सामने पेश करती है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सीन चल रहा होता है। फिर वो अचानक से वो उसके माइंड में ऐसा ख़्याल आ जाता है कि एक बार ऐसे ही हुआ था जब मैं छोटी थी, तो एक पंडित थे, एक पुजारी जी थे मेरे घर के पास नहीं, तो वह हैदराबाद की है राइटर, तो वहीं की कहानी बता रही हैं कि वहाँ के जो एक पुजारी है, उनका बच्चा था, वो रोज़ भगवान जी के सामने विश मांगा करता था कि भगवान जी प्लीज़ मुझे एक शूज़ दे देना, चप्पल दे देना, मुझे पहनना है, और रोज़ विश मांगता था। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब एक दिन नहीं, जब राइटर बड़ी हो गई, क्योंकि वो बाहर पढ़ने के लिए गई थी अमेरिका में, अगर आप इनके बायो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अमेरिका में भी पढ़ने गई थी। तो वहाँ से जब आई 13-14 साल के बाद, बड़ी होके 30 साल बाद आई थी, सॉरी। तो जब वो वापस आई तो वो क्या देखती है कि वो पुजारी जो है, पुजारी तो सेम है बट उनका जो बच्चा है वो अब बड़ा हो गया है और वो यूनिफॉर्म में है और उसके पाँव में शूज़ भी हैं, सॉक्स भी हैं, और उसने बैक साइड में फेंका हुआ है। तो उसको ये लगता है कि जब इसने विश मांगा था तो इसने कहा था कि जब मेरे पास ये सामान आ जाएगा, यानी शूज़ आ जाएंगे, तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। बट अब ही इज़ टेकिंग इट वेरी केयरलेसली, बहुत ही केयरलेस की तरह काम कर रहा है। शूज़ की कोई केयर नहीं होती। और हम भी देखते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो बोलते हैं मम्मी चप्पल चाहिए, शूज़ चाहिए, और मैं पक्का उसका ध्यान रखूँगा, लेकिन जब वो आ जाते हैं चप्पल वगैरह तो फेंक देते हैं कहीं भी घर में। तो वैसे ही उसके साथ भी हो रहा है। किसके साथ? मतलब वो पुजारी के बेटे के साथ वो देखती है, तो कहती है इसकी विश तो भगवान ने पूरी कर दी, लेकिन ये जो लाखों बच्चे नंगे पाँव घूम रहे हैं, ये भी शायद भगवान से रोज़ यही विश मांगते होंगे कि हमें एक 1 पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, बट कभी उन्हें मिला नहीं है। तो ये चीज़ें उसे देखती है और फील करती है। फिर वो सीमापुरी के बारे में बात करती है कि जो सीमापुरी का एरिया है उसकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि ऑन द आउटस्किट्स ऑफ दिल्ली 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट होम ऑफ 10,000 रैक पिकर्स। मैंने बताया कि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो रहती हैं, और वो सारी कहाँ से माइग्रेट होकर आई हैं, तो बांग्लादेश ढाका से आई है, जो 1971 में आई थी। और जब वो रैक पिकिंग के बारे में मतलब ऐसे ही ये सब चल रहा होता है, तो फिर हम देखते हैं कि मोर इम्पोर्टेंट एन आइडेंटिटी। हाँ, तो एक दिन क्या होती है कि जो ये सीमापुरी का वो जाती है देखने के लिए कि कैसा एरिया है या फिर कैसे लोग रहते हैं। तो अब हाँ, तो जब ये वहाँ पे जा रही होती है सीमापुरी का एरिया देखने, तो देखती है वहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, और उनके जो घर भी हैं मिट्टी के बने हुए घर हैं, और मिट्टी के बने घर हैं, और उनकी जो छत है वो भी टिन के बने या टैपलून कोई जो मटेरियल होता है उसी का बना हुआ है। और उनके घर में कैसे लोग रह रहे हैं सिर्फ खाने के लिए। और जब वो वहाँ के लोगों से बात करती है, यानी कि तो उनका घर तो बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे कोई सीवेज सिस्टम भी नहीं है। उनका स्ट्रक्चर बोले घर का तो कह सकते हैं वो मड के बने हुए हैं, रूफ़ उनके टिन के हैं, टेरापोलिन के हैं, और उनकी सीवेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, यानी नाली वैली का बिल्कुल नहीं है, भर जाती होगी सड़कें, जैसे दिल्ली में तो यूजुअली आप देख ही सकते हो कई जगह भर जाती हैं। उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी ऐसे ही बहते रहते हैं, और ऐसी जगह पर बीमार होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स रहते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जब इसने पूछा राइटर ने वहाँ की किसी फैमिली से कि आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। और उन्होंने कहा 30 साल से आप बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब वो लोग, और उनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास भले ही पहचान पत्र नहीं है, उनके पास परमिशन नहीं है यहाँ पे रहने की, बट उनके पास राशन कार्ड है, और वो राशन कार्ड से खुश हैं, क्योंकि राशन कार्ड की वजह से एक तो उनको वोटर्स में नाम मिल गया, और वो बहुत सारे अनाज खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको पता है राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहते हैं कि कम से कम यहाँ पे हम अपना पेट तो भर सकते हैं और खा के सो सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे थे, यानी ढाका में,
तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं मिलता था। तो वो साहिब बोलता है कि एक बार मेरी मम्मी ने बताया था कि वहाँ की जो जगह है, मतलब भले ही वहाँ पे ग्रीनरी है, तो कहती है ना कि ग्रीनरी छोड़कर आप यहाँ पर आए हो तो आर यू फीलिंग बेटर। तो कहती है कि हम तो बहुत खुश है कि कम से कम हमें खाने को मिल जाता है ना, कि हमारा पेट भर जाता है, हमें भूखे पेट सोना नहीं पड़ता, हमारा पेट दर्द नहीं होता, बिना पेट दर्द के सोना पड़ता है। कि आपको पता खाना नहीं मिलेगा तो पेट दर्द होगा। तो कई बार ऐसा होता है इन लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा तो ये जगह पे हम भले ही हमारी कंडीशन ख़राब हो रहने की, लेकिन हमारा पेट भर जाता है और इसी बात की हमें सेटिस्फैक्शन है। तो उन्होंने कहा इसीलिए हम ग्रीनरी छोड़ के आए थे, क्योंकि वहाँ पर खाने को नहीं मिलता था, वहाँ पे ग्रेन्स नहीं होते थे, फील्ड थी बहुत लेकिन खाने को नहीं मिलता था। और जो वुमेन ये सब बारे में बता रही थी उसकी साड़ी बहुत ही फटी हुई थी, और फटी हुई साड़ी कह सकते कि ऑब्वियस ही बात है वो भी रैग पिकर है तो उनके पास इतने अच्छे कपड़े तो हो नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि हमें भले ही अपनी सुंदर ज़मीन छोड़कर आना पड़ा जहाँ पर बच्चे बड़े हुए, लेकिन हमें खुशी है कि हम यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी कमा पाते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। और फिर वो कहती है कि यहाँ पर ना जो गार्बेज है ना उसका अलग अलग मीनिंग है दोनों के लिए। कैसे मीनिंग है? जो पेरेंट्स है, ये वाली लाइन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है पेरेंट्स के नज़रिए से और बच्चे के नज़रिए से। तो बच्चों के लिए जो गार्बेज होता है ना वो एक गोल्ड होता है। गोल्ड क्यों होता है? और ये बात उसने भी बताई थी साहिब ने कि कई बार जब भी वो कूड़ा बीनते रहते हैं तो उन्हें सिक्के मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो सिक्के उनके लिए सोने के जैसा है। तो कहता है कई बार तो हमें 10 रुपये के नोट्स मिल जाते हैं, और वो नोट जब मिलते हैं या कोई एक भी सिक्का मिल जाता है तो हमें एक होप जाग जाती है, और वो होप हमें क्या कोशिश करती है कि हम और गार्बेज को ढूंढें ताकि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। कूड़े में कई बार आपको पता है कि हम बहुत सारी कीमती चीज़ें फेंक देते हैं, तो उनमें से कुछ भी बच्चों को मिल जाता है तो वो उनके लिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल गोल्ड है। तो कूड़ा उनके लिए कह सकते हैं हम गोल्ड की तरह है। और लेकिन जब हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स के लिए ये क्या होता है, एक सर्वाइवल का तरीका है, यानी उनका पेट भर सकता है, तो यही उनका भोजन है, गार्बेज उनका भोजन है, जबकि बच्चों के लिए गार्बेज एक सोना है। तो ये दो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, और दोनों का पर्सपेक्टिव बता दिया, क्योंकि गार्बेज से जो भी कूड़ा करकट बेचकर ही वो कमा पा रहे हैं और उसी को बेचकर उनका पेट भर रहा है, तो इसलिए वो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं। फिर क्या होता है कि साहिब तो ये बोल देता है कि कई बार मुझे रुपीज़ मिल जाती है, 10 रुपीज़ का नोट मिल जाता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। उसकी आंखें बिल्कुल चमक जाती है ये सब चीज़ें देखकर, क्योंकि बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बहुत अनोखी होती है, सिल्वर कॉइन को देखना, ठीक है, तो उनको एक होप मिल जाती है। बट जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये क्या होता है, ये रैप्ड विद वंडर्स होता है कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है कि कम से कम इससे हम अपने बच्चों का अपना पेट भर सकते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, एक सर्दी का मौसम आ चुका होता है, विंटर मॉर्निंग होती है, ऐसे ही राइटर घूम रही होती है, तो वो क्या देखती है कि जो साहिब है गेट पर खड़ा हुआ है एक क्लब के बाहर। वो क्लब वहाँ पे जो गार्डन ग्राउंड वगैरह बनते हैं ना बड़े बड़े लोगों के लिए, जहाँ पे वो लोग बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो उस ग्राउंड के बाहर खड़ा है गेट पर और उन लोगों को खेलता हुआ देख रहा होता है कि वो लोग वाइट कलर की ड्रेस पहने हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो वो भी बोलता है कि आई लाइक टेनिस गेम। तो वो बहुत हैरानी से देखती है कि भले ही इसको टेनिस गेम पसंद हो लेकिन वो कभी खेल नहीं सकता, और खेल भी नहीं सकता कि ये बात नहीं है, बट उसको आता भी तो नहीं होगा। फिर वो कहता है कि कई यहाँ का जो गार्ड है वो बहुत अच्छा है, कई बार मुझे परमिशन दे देता है, जब यहाँ पे कोई नहीं होता ना तो वो मुझे अंदर जाने दे देता है, और फिर मैं वहाँ पे जो झूला लगा वहाँ पे झूला झूलता। तो आप देख सकते हो जो बचपन में होते हैं हमें झूला झूलना, गेम्स खेलना कितना पसंद है, लेकिन साहिब जैसे लड़कों को, बच्चों को ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हम कहते हैं नहीं कैसे गंदे लोग हैं, कैसे एंट्री दे सकते हैं। बट जो गार्ड है वो उनके बचपन को ना खोने के लिए कई बार वहाँ पे एंट्री दे देता है, और वो बहुत खुश होता है इस बात से। फिर वो उसने जो राइटर वो देखती भी है कि उसके पैर में शूज़ भी हैं और वाइट कलर के शूज़ होते हैं, तो वो कहती है, पूछती है, तो वो ये कहता है कि एक वही अमीर सा कोई लड़का था, उसके शूज़ पुराने हो गए थे, डिस्कार्ड थे, तो उसने अपने शूज़ मेरे को दे दिए, क्योंकि उस शूज़ में सिर्फ एक छेद था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो एक छेद मैटर नहीं करता है, क्योंकि जिसके पास चप्पल ना हो उसके पास अगर कभी चप्पल आ जाए तो वो चप्पल कहीं से कहीं फटी हो, टूटी भी हो ना, तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इस बात की खुशी होती है कि कम से कम अब मेरे पाँव में चप्पल है, और इसी चीज़ की खुशी थी उसे, इसलिए वो उस जूते से बहुत खुश होता है। लेकिन क्या होता है जब ये लास्ट में हम देखते हैं तो एक दिन इसी तरह राइटर उसको बहुत नोटिस करती है, तो फिर वो देखती है जो साहिब है उसके कंधे पर पॉलीथीन की जगह, क्योंकि वो रैग पिकर था तो पॉलीथीन ही होती है रैग पिकर्स के पास, तो पॉलीथीन की जगह कंटेनर है, मिल्क कंटेनर, उसके पास कंटेनर था स्टील का कंसिस्टर,
डोलची कह सकते हैं हम जिसे। तो और वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, यानी दूध लेने के लिए जा रहा था। तो बहुत हैरानी से देखती है, तो वो कहता है उसे कि अब मुझे एक नौकरी मिल गई है टी स्टॉल में, यानी अब मैं चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ और वो ज़्यादा दूर नहीं है, यही रोड पर ही है। और वो लोग मुझे काम करने के 800 रुपये देते हैं, प्लस खाना भी फ्री में देते हैं। तो वो पूछती है क्या तुम अपनी जॉब से खुश हो? तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, उसके फेस में वो सेटिस्फैक्शन, केयर फ्री वाला लुक नहीं दिखता, इंडिपेंडेंसी नहीं दिखती जो पहले दिखती थी। क्योंकि पहले वो ओन अपना खुद का मास्टर था, यानी कोई इसके ऊपर कमांड नहीं करता था, वो कहीं नौकरी करना है। यानी कि जब हम नौकरी करते हैं तो कोई हमारे ऊपर होता है और हमें उसकी सारी बात माननी होती है, हम उसे मना नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। और सेम साहिब के साथ भी होता है कि अब वो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पे जैसा जैसा उसके हेड वाले कहेंगे वैसे ही उसे करना पड़ेगा। तो वो स्टील कैंसिस्टर उसे इतना हैवियर लग रहा था ना कि प्लास्टिक बैग उससे ज़्यादा ही हैवी था, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट था प्लास्टिक वाला बैग। क्योंकि उस टाइम उसको कोई बोलने वाला नहीं था और उसके सामने उसकी जो बिलोंगिंग्स थी वो कुछ भी नहीं थी। वो उस टाइम अपना खुद का मास्टर था, कोई इसके ऊपर कमांड नहीं कर सकता था। तो आप इसमें भी चाइल्ड लेबर वाली चीज़ें देख सकते हो। तो ये चीज़ें तो हो गई, हमने जो देख लिया साहिब के बारे में। तो यहाँ पे यही था साहिब के बारे में, हमने कंडीशन देख ली, कहाँ रहता है वो सीमापुरी में, नंगे पाँव जाता था, लिविंग रैक पैकिंग कर करता था। अब हम देखते हैं मुकेश की कहानी के बारे में। तो जो मुकेश है, मुकेश मैंने बताया वो फिरोजाबाद में रहता था, और जो फिरोजाबाद है वो भी दिल्ली में ही है। और वो किसके लिए फ़ेमस है फिरोजाबाद? तो बैंगल मेकर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जो आपको पता है चूड़ी वगैरह जो बनती है वो हाई टेम्परेचर में बनती है, क्योंकि उसमें पिघलाना पड़ता है, उसको शेप देनी होती है। तो इन सब के लिए हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, उसमें बहुत मतलब कह सकते हैं हाई टेम्परेचर में जो हीट होती है उसके फ्रांसेस जो भी बनाए रहते हैं उनके सामने बैठे रहना होता है। जो अगर हम सिर्फ मुकेश की बात करते हैं तो मुकेश जो है ना वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और जो भी इसका एक लीनेज है, यानी कि जो कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चलने आ रही है, वो उसे तोड़कर कुछ नया करना चाहता था। हर बच्चे का एक अपना सपना होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने माता पिता का किया हुआ जो काम है वही प्रोफेशन आगे लेकर जाना चाहे, कि अगर उनके पेरेंट्स डॉक्टर थे तो वो भी डॉक्टर बने, फिर उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि उसका मन कुछ और करने का करे, और ऐसा ही मुकेश के साथ हुआ था। तो जो मुकेश था वो क्या चाहता था कि मुकेश के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग गट्स थे, और वो जो हिम्मत थी ना वो साफ साफ झलकती थी। उसने कहा था क्या कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो राइटर ने उसको बोला था कि क्या तुम्हें कार चलाने आती है या फिर कार के बारे में कुछ भी पता है? तो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ये सब सीख लूँगा। तो आप इससे देख सकते हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है कि भले ही इसके पास कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज है, ना कार है, ना कुछ एक्सपीरियंस है, बट फिर भी वो कहता है कि मैं एक दिन ज़रूर सीख लूँगा। और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है, जो ऐसा लगता है कि वो अपने गोल को लेके कितना ज़्यादा डिटरमाइन है। और लेकिन जो जहाँ पर वो रहता था फिरोजाबाद जैसी जगह में, तो वहाँ पर ऐसा लगता है ना उसका ड्रीम एक मिराज है। मिराज मतलब ये होता है, हम राजस्थान में होता है ना कि एग्जम्पशन बन जाता है कि पानी है, बट हम वहाँ जाते हैं तो पानी नहीं होता एक्चुअल में। तो वैसे ही वो मिराज की तरह लगता है वो उस धुंध में फिरोजाबाद में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होगा, इतना पॉल्यूशन पूरी सड़कों पर दिखता था, इतना डस्ट। उसमें ऐसा लगता है कि वो कहीं अपनी सपनों को ढूंढ रहा है, उससे लगता है वो पा लेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। फिर भी उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो राइटर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है खुद में भी। तो फिरोजाबाद में हर फैमिली वहाँ पे पता है बैंगल मेकिंग का काम करती थी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री थी, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लास की जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पे बनती थी, ठीक है, खासकर बैंगल्स की बात करें हम। और जनरेशन टू जनरेशन यहाँ काम होते थे। यहाँ पे 20,000 बच्चे कम से कम हॉट फर्नांसेस के सामने काम करते थे, क्योंकि हमें जो ग्लास है उसको पिघलाना है, चूड़ी का शेप देना है, तो उन सब के लिए बच्चों को भी लगा लिया जाता था कामों में। क्योंकि जब घर में काम होते तो आपको पता है कि भाई बहन आस पड़ोस जो भी घर में होता है सबको बिठा दिया जाता है काम करने के लिए, और इनका प्रोफेशन नहीं था, एकदम इंडस्ट्री में नहीं होता था, घर में ये सब चीज़ें होती थी क्योंकि सारी फैमिली करती थी। तो ये जो काम है इसमें बिल्कुल धीमी लाइट होती है, यानी बंद कमरे में ये लोग काम करते थे जहाँ पर जो लाइट है वो भी कम होती थी। तो इनकी जो आँखें, यानी कि जो बच्चों की आँखें हैं वो ना डिम लाइट में ही सेट हो गई थी। डिम मतलब अंधेरी सी, कम लाइट वाली, वहाँ पे सेट हो चुकी थी, और ये कम अंधेरे में ही काम करने की आदत हो गई थी इन बच्चों की। तो आप सोच सकते हो बचपन में जो बच्चों की आँखें होती है एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और वो अगर ऐसी हॉट टेम्परेचर वाली कम लाइट में काम करेंगे तो उनकी आँखों पर कितना असर करेगा, यानी कि वो समय से पहले ही देख नहीं पाएंगे, या फिर उनकी आईसाइट जो है वो वीक हो जाएंगी।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनमें आना बहुत आम बात थी। तो लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, या फिर डे लाइट में आवर्स में भी उनको कम दिखना, अंधेरा धुंधला लगता है ना हमें जब अंधेरे में हम काम करते हैं लाइट में आए तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो वो क्या करता है, मुकेश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहता है कि चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, और वो बहुत प्राउड के साथ ले जाता है। लेकिन यूजुअली हम देखें तो जो लोग गरीब होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता अपना घर दिखाना, लेकिन जैसा पहली लाइन में पता चला कि मुकेश के अंदर जो डेडिकेशन थी और वो जो मोटिवेशन हमें दे रहा है, यानी इतना गरीब होने के बावजूद भी कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, वो चीज़ उसके अंदर कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाती है। तो इसीलिए वो बहुत ही प्राइडली क्या करता है, राइटर को लेके जाता है कि मैं अपना घर दिखाता हूँ जो अभी अभी बन ही रहा है। तो वो पतली पतली गलियों से लेकर जाता है, जो वहाँ की गलियाँ अगर आपने कभी देखा होगा तो नालियाँ पूरी भरी हुई होती हैं, सड़कें चांदनी चौक जैसी पतली पतली गलियाँ ही होती हैं, और वहाँ पे जो सीवर्स होते हैं पतले वही नालियाँ होती हैं, और उसमें भी कूड़े बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, तो वो पूरे चौकड होते हैं गार्बेज। और वहाँ के जो घर इतने पुराने लगते हैं, जैसे कि कितने ज़्यादा ही होंगे, उनकी दीवार भी बहुत उधड़े से, कहते हैं ना पेंट निकल जाता है, वैसे हो रखे हैं। उनके जो डोर्स होते हैं, दरवाजे, वो भी बिल्कुल हिलते डुलते से वोबली टाइप होते हैं, जहाँ पे एक भी विंडो नहीं होती है। और आप सोच सकते हैं जब विंडो नहीं होती तो घुटन कितनी होती है, और फिर भी उसके अंदर इतनी सारी फैमिली के मेम्बर्स रहते हैं एक घर के अंदर, साथ में एनिमल्स भी उनके साथ रहते हैं, और उन सब के साथ उन लोगों को रहना पड़ता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि आप सोचो कि सब एक साथ एकदम कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, तो दो लोगों की सांस प्रॉब्लम्स, बीमारी सब आसपास जा रही है, तो बीमार होने के चांसेस यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको पता चल रहा है, सीमापुरी में भी और फिरोजाबाद जैसी जगह में भी। लेकिन जब वो जाती है तो वो क्या करता है, वो जो उसका घर था मुकेश का, तो वो अपने घर को, जो आयरन का गेट था ना, वो भी हिलता डुलता सा था, और वो बैंग करता है, पहले तो लोहे की उसका वो भी होता है गेट, तो वो पैरों से धक्का देके, यानी कि लात मार के एक तरह से गेट को खोलता है, और फिर अंदर जाता है, जो भी हाफ शेक ऐसा लगता है, घर पूरा हिलता है, क्योंकि उनके घर मिट्टी के ही बने हुए, जो मैंने बताया मिट्टी का ये टिन के घर बने होते थे, तो इसलिए बिल्कुल शेकिंग सा घर लगता है उनको। और एकदम जो कह सकते हैं सूखी घास जैसी ज़मीन होती ना, वहाँ पे कहीं पे स्टोव जल रहा होता है, वो भी चूल्हा उस तरह का मिट्टी वाला, वहाँ पे लकड़ी से खाना बना रही होती है, वो भी एक पतली दुबली सी लड़की। और वो मुकेश क्या बताता है, ये जो पतली दुबली लड़की है ये उनके जो बड़े भाई हैं उनकी वो है, पत्नी है, वाइफ है, न्यूली मैरिड की तरह है वो, लेकिन इतनी पतली दुबली है। ये चीज़ क्या दिखाती है कि ऐसी कंडीशन में जो फीमेल होती हैं उनके अंदर भी कुपोषण के शिकार होना बहुत आसान होता है, और बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं होती जो होनी चाहिए इस हेल्थ में, तो उनकी कंडीशन भी कितनी ख़राब है फीमेल की। तो यहाँ पे फीमेल की बात भी की गई है बहुत अच्छी। और फिर वो बताते हैं कि जो फीमेल है वो पूरे घर का खाना अकेली बना रही है, मतलब भले ही वो पतली दुबली है, कम एज की लग रही है, फिर भी उसका सारा काम करना पड़ रहा है, जो कि हमारे समाज की एक बात है कि चाहे कुछ भी हो, जो घर के काम होते हैं वो महिलाओं को करने ही पड़ते हैं, चाहे आप बाहर का भी काम करो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखा गई है। तो वो खाना बना रही होती है पूरे घर के लिए, तब तक उसके ससुर जी आते हैं, तो वो अपना घूंघट बिल्कुल इतना बड़ा सा आगे कर लेती है, क्योंकि हमारा कस्टम यही है कि जब भी घर के बड़े हमारे सामने आएंगे तो जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपने घूंघट नीचे कर लेंगी, उनके सामने नहीं आएगी, तो वो बिल्कुल हिलते हुए घर में भी जाकर छुप जाती है पीछे, ताकि उसके जो बड़े ससुर हैं जो भी वो उसे देख ना पाए, और वो घूंघट नीचे कर लेती है। तो वो एक तरह से हमारे कस्टम्स को भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से कस्टम होते हैं। तो ये चीज़ें बात होती है। फिर उसी स्मोक में से वो ये चीज़ें चल रही होती है, तो पता चलता है कि जो नई बहू है वो किसके लिए खाना बनाती है, 3 लोगों के लिए, एक तो उसके मुकेश है, एक उसका भाई, एक उसका ससुर है। तब तक वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है उसकी दादी की, ग्रैंड मदर जो होती हैं, तो उनकी आवाज़ आती है, क्योंकि जो राइटर है ना वो उसके ससुर जी से पूछती है कि आप लोग यही काम क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम क्यों नहीं किया। तो उसके जो पापा कह सकते हैं मुकेश के, उसके पापा बोलते हैं कि पहले हमने टेलर का काम करना सीखा था, फिर बैंगल मेकर का काम करना शुरू किया, लेकिन जो बैंगल मेकिंग में मैं जितने पैसे कमा पाता ना, उससे मैं अपना घर भी रेनोवेट नहीं करा पाया हूँ, और ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया। मतलब इतनी कमाई नहीं होती है उनको बैंगल मेकिंग में भी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, अपना घर बना सकें अच्छा सा। तो जो भी होती है सिर्फ उससे अपने पेट भर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपने बच्चों को, जो मुझे पहले आता था यानी कि बैंगल मेकिंग का काम आता, तो वही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया। तो पीछे से वो जो दादी होती है बूढ़ी सी, वो बोलती है उसकी, मुकेश की दादी, कि ये हमारा कर्मा है, डेस्टिनी है, क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करती है कि बुज़ुर्ग लोग करती हैं कि कर्म का फल होता है जो सबको मिलता है। तो वही चीज़ की
दादी कहती है कि यही हमारा कर्म है और यही भगवान की इच्छा थी, इसीलिए हमें यही काम मिला है। और वो कहती है कि मेरे जो पति हैं वो भी यही करते करते फिर उनकी भी डेथ हो गई और चले गए। तो इस तरह से हम सब यहाँ पे यही काम करते आए हैं। तो वो कहती है कि तुम सारे मतलब जो भी मेरी फैमिली है, ये जो उनका वो चला आ रहा है कि गॉड गिवन लीनेज है, आपको यही प्रोफेशन करते रहना है, इसको तोड़ क्यों नहीं देते? जैसा मुकेश ने सोचा था कि मैं मोटर मैकेनिक बन के कुछ नया करना चाहता हूँ, तो वो यही सोचती है कि आप लोग ये सब काम करना छोड़ क्यों नहीं देते या फिर कुछ नया स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो वो कहता है उनके पापा कि हम लोग इसी कास्ट में पैदा हुए, यानी आप जाति की बात यहाँ पे की गई है कि बैंगल मेकिंग का काम जाति, आपको पता है जो जाति का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था कि कौन सा प्रोफेशन है किसके पास। जब वर्ग विभाजन हुआ था ये भी उसी के हिसाब से हुआ था, श्रम के हिसाब से ये कौन क्या काम करता है। लेकिन जब जाति का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें स्पेसिफिक काम के लिए भी डिवाइड किया गया था। चूड़ी बनाने वाले को दूसरी जाति बना दी, तेल बेचने वाले को दूसरी जाति बना दी, चप्पल साफ़ करने वाले को दूसरी जाति बना दी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा जो जन्म है वो बैंगल मेकर जैसी जाति में ही हुआ है और हम बैंगल बनाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और ना और कोई कर सकता है यहाँ फिरोजाबाद में रहने वाला कोई इंसान। तो वो कहती बड़ी हैरानी से ये सोचती रहती है कि ऐसा क्यों है। तब तक वो क्या देखती है कि वहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी होती है और जो यही सब काम कर रही होती है। यहाँ पे बहुत सारे कलर के चूड़ियाँ वगैरह तो बनती रहती है। तो वो जो यंग लड़की होती है, तो आप ये सोचो वो भी काम कर रही है अपनी मम्मी के साथ, यही सब काम करा दी है, लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं होगा ये जो चूड़ियाँ होती है इंडियन में यानी हिंदू धर्म में खासकर कह सकते हैं या भारत में तो स्पेसिफिकली, हिंदू धर्म में नहीं कह सकते, सब में होता है, मोमडन्स में भी होता है, सिख में भी होता है। तो ये जो हमारा भारत है यहाँ पर जो चूड़ी है ना इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये सुहागन हमेशा डालती हैं। जो यंग लड़कियाँ होती हैं जो कुंवारी होती हैं वो चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनती, सुहागन पहनती हैं। तो इसलिए कहती है कि उस लड़की ने भले ही अभी भी चूड़ी डाली हो लेकिन उसे उसका वैल्यू नहीं पता होगा, वो अपनी मम्मी के साथ काम कर रही होती है। तो वो कहती है कि ये चूड़ी की बात उसको पता नहीं कि जो चूड़ियाँ वो बना रही है जिसे अभी उसने पहन रखा है एक दिन उसे भी पहनना पड़ेगा जब उसकी शादी हो जाएगी। इस तरह से ख्याल आते हैं। तो ये सारे इंडियन कस्टम्स के बारे में भी बताए गए हैं और उस लड़की का नाम सविता होता है। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था। उसके बाद क्या होता है कि तो ये वो इंडियन वुमेन सुहाग की बात होती है। फिर वो लोगों से पूछती है तो वहीं पे लोग कहते हैं, वहाँ जो लेडी होती है वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उन्होंने बहुत टाइम से पेट भर खाना भी नहीं खाया था इतना कमाई करने के बाद भी। यानी सीमापुरी में तो लोग चलो गार्बेज बेचते हैं या फिर गार्बेज का काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता है उसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती। लेकिन चूड़ी जैसे जो काम है जहाँ पे इंडस्ट्री होती है और इंडिया में कितना ज़्यादा उसे कस्टम्स में पहना जाता है, हर फंक्शंस में पहनते हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो लोग एक पेट भर एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो उसके पीछे का वो रीज़न जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है। तो वो लोग कहते हैं कि इन सब के पीछे का रीज़न जो यहाँ पे लोग हैं, यानी कि आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो रीजंस बताए कि एक्सप्लॉइटेड किया जाता है इनको लैंडर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और जो ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है, इन सब ने हमारी कंडीशन को ऐसा बना रखा है और हमें एक ऋण जाल में फंसा रखा है कह सकते हैं। और वो हमें जाने ही नहीं देते। अगर हम कभी भी उनके खिलाफ़ कुछ भी बोलते हैं तो पुलिस वाले भी हमें ले जाते हैं। तो वो ऐसा बोलती हैं क्योंकि जो साहूकार वगैरह होते हैं वो अपने मनमाने ढंग से अपने पैसे लेते हैं और इसी हिसाब से खर्चा निकालते हैं। कहते हैं हाँ, जैसा आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स वगैरह में कि जिस वैल्यू पे वो ख़रीदना चाहते हैं अनाज वगैरह वो उस वैल्यू पे ख़रीद लेते हैं और हम कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते और उन्हीं के कहने पर काम करते हैं। तो इसी हिसाब से ये भी करते हैं, इसीलिए उनकी कमाई कम होती है। तो किसानों की तरह इनकी भी कंडीशन थी और ये भी फंसे हुए थे इन लोगों के सर्कल में जहाँ पर इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहती है राइटर कि आप लोग एक IQ नहीं करते, जो भी यंग मैन है या फिर वहाँ पे जो भी लड़का था उनको देख के कहती है जितने भी लोग हैं वो एक कॉपरेट बना लीजिए, ये यूनियन बना लीजिए, उसके बाद उनके खिलाफ़ बोलिए, कोई एक मत जाइए, तो खासकर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो लोग हमें जेल में डाल देते हैं और हमें कोई भी झूठा केस लगा देते हैं कि इलीगल हमने कोई काम किया इस तरह करके, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से वो हमारे साथ बुरे तरीके से कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं ये जो स्पाइरल बना हुआ है पॉवर्टी का, हमारी गरीबी का, वो चलता आ रहा है इसी वजह से। तो ये जो उनके साथ ये इनजस्टिस हो रहा है ये उनकी वजह से हो रहा है। किनकी वजह से? लैंडर्स की वजह से, पुलिस वालों की वजह से, ब्यूरोक्रेट की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से, जो क्या करते हैं अपने लालच की वजह से और लालच की वजह से सिर्फ इन लोगों की कंडीशन को और बुरा बनाते जा रहे हैं।
तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड दिखते हैं राइटर को। एक तो उसकी फैमिली जो पॉवर्टी में फंसी हुई है, ठीक है, और दूसरा क्या दिख रहा है, वो किस में फंसी हुई है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, मतलब उनकी गरीबी का दो कारण पता चलता है राइटर को फिरोजाबाद के लोगों का। पहला कारण तो ये कि उनको लगता है कि जो जिस कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है यानी बैंगल मेकिंग में कास्ट में जिन्होंने जन्म लिया है, उनका काम ही यही है, उनकी डेस्टिनी है और उन्हें यही काम करना है, इसीलिए वो इसे तोड़ नहीं पा रहे इस लीनेज को। दूसरा, ये जो साहूकार हैं या पुलिस मैन है, मिडल मैन है, तो ये सब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, पॉलिटिशियन वगैरह इनको आने नहीं दे रहे बाहर अपनी कंडीशन में। तो ये दो रीज़न उसको पता चलता है। हालांकि वो इन सब चीज़ों से इतना ध्यान नहीं देती है और वो इस बात से खुश है कि कम से कम मुकेश जो होता है वो एक नई चीज़ करना चाहता है इन सब से हट के, और वो दोबारा कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और वो जब बोलती हैं कि तुम कैसे करोगे, तो वो कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा और वहाँ पर जाकर सीखूंगा। तो कहती है तुम्हें पता गैराज का है? तो वो कहता है कि मुकेश हाँ मेरे घर से थोड़ा दूर है, बट मैं चला जाऊंगा पैदल चल के। तो उसके अंदर इतना डेडिकेशन है कि वो पैदल चल के भी गैराज में सीखने को जा सकता है। तो वो बोलती है राइटर मजाक में कि क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा? तो वो कहता है नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। और वो थोड़ा सा एम्बैरसमेंट फील करता है, कौन, मुकेश, क्योंकि उसने आज तक जब कार चलाने की मतलब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब तक कार भी नहीं चला पाया, तो प्लेन चलाने के बारे में वो कैसे सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं उसे अपनी लिमिटेशन पता है, किसको, मुकेश को, कि मुझे ऐसे सपने भी नहीं देखने जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, बल्कि पहले मैं उनको पूरा कर लूँ जो जहाँ तक मेरी लिमिटेशन है। तो इस तरह करके वहाँ पर जो उसकी कंडीशन है वो साफ साफ पता चलती है मुकेश की। तो ये दो कहानी जो आपने अभी सुनी, उससे आपको साफ साफ पता चल सकता है कि कहानी में हमारे बचपन को बारे में किस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये बचपन होता क्या है। और मैं जो अपने एक्सपीरियंस की बात करी थी, यूजुअली आपने भी देखा होगा ट्रैवल करते वक्त बहुत सारे लेबर्स होते हैं, रोड साइड में ही उनका अपना घर बन जाता है, वहीं रहते हैं, वहीं उनके बच्चे भी रहते हैं। वो भी आसपास जाते आते लोगों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते दिखते हैं। वैसे भी आजकल इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि नई नई वैरायटी की चीज़ें आ रही है, नए नए कपड़े आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के पास अभी भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छे कपड़े भी नहीं कि उनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, ज़रा से पैरों में चप्पल नहीं होते, वो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं सड़कों के किनारे, और उनका खाना वाना सब वहीं पे होता है। तो ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ऐसी बस में ट्रैवल करते करते। तो आप भी ऐसी चीज़ें देख ही सकते हो, बट हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम पावर में नहीं है, और जो पावर में होते हैं उनके पास अपने पावर का बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है, इसीलिए वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने में लगे होते हैं, जिस तरह से बताया भी फिरोजाबाद के लोगों ने। तो ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन माइंड पे इफ़ेक्ट डालती है कि ऐसे लोगों से कम हम इतनी चीज़ें सीख तो सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है उसकी वैल्यू करें, और जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बारे में सोचें, हेल्प करने के बारे में सोचें, ताकि मुकेश जैसे लोग जो हैं, जो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, जो एक सपना देख रहे हैं इस लिनेज को तोड़ने का, वो उसको पूरा कर सकें अगर हमारा सपोर्ट हो तो ये चीज़ भी हमें पता चलती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपको ये दोनों स्टोरी जो लॉस्ट स्प्रिंग में थी वो समझ आ गई होगी। और अगर इसका कोई ऐसा पार्ट है जिसमें लगेगा मुझे कि कुछ कंपैरिजन वाला मेटाफोर लाइक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी तो आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे ये जो हज़ार्ड्स है वर्किंग क्लास के, ये भी आप देख सकते हो। वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई कहानी, और हम आगे बात करेंगे फिर इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।